कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग निर्मितवाद रचनावादी अधिगम है। उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से हुई, एपिस्टेमोलॉजी से हुई और निर्मितवाद के जनक जीन पियाजे को मानेंगे। गिम्बेटिस्टा वाइको प्रोटो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं कि उन्होंने बोला कि दिमाग ही सच गढ़ता है, दिमाग खाली बर्तन नहीं है, एक्टिव है। इटली के थे 17वीं शताब्दी में गिम्बेटिस्टा वाइको, जिनको संरचनावादी विचारधारा के आदि जनक भी कहते हैं। फिर इमानुएल कांट जो जर्मनी के थे, इन्होंने बोला दिमाग दुनिया का दर्पण नहीं है, माइंड इज नॉट ए मिरर ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि बालक का मन वास्तविकता का निर्माण करता है, दुनिया दिमाग को फॉलो करती है, दिमाग दुनिया को फॉलो नहीं करता। मतलब जैसा हम निर्माण करते हैं वैसी दुनिया बन जाती है, ये कांट साहब ने बोला। उसके बाद जॉन डीवी शिकागो विश्वविद्यालय में यूएस 1896 में बहुत से काम किए प्रकार्यवाद के साथ साथ। लर्निंग बाय डूइंग दिया, लर्निंग बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक हैं, लैब स्कूल के जनक हैं, इन्होंने विद्यालय को लघु समाज बोला। फिर हमने बात करी कक्षा कक्ष में संरचनावादी और रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को लाने का श्रेय किसका है? तो पियाजे, डीवी और जेरोम एस ब्रूनर साहब का है। फिर जीन पियाजे फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में कहलाते हैं। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक भी कहते हैं। पियाजे ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को अनुकूलन एडिटेशन कहते हैं। बालक खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जीन पियाजे वातावरण से अंतरक्रिया की बात भी करते हैं, इसलिए अंतरक्रियावादी भी कहलाते हैं। फिर आते हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की तो अंतरक्रियावादी हैं ही, क्योंकि ये तो कहते हैं कि ज्ञान अकेला नहीं बल्कि 3 चीजों के कारण से बनता है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। साथ में वाइगोत्स्की ने जेड पी डी एम के उसके फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट भी दिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आएगा अर्नेस्ट वॉन ग्लेसरफेल्ड। इन्होंने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म दिया। ये रेडिकल रचनावाद के जनक हैं। अमूल रचनावाद हिंदी में कह सकते हैं, त्रिजीय रचनावाद हिंदी में कह सकते हैं। इन्होंने बोला कि बाहरी ज्ञान सच नहीं है, बल्कि जो बालक के अंदर है वही वास्तव में ज्ञान है, जो बालक के काम का है वही ज्ञान है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज नॉट नॉलेज, वाइएबल इज नॉलेज इन रियल। वाइएबल इज नॉलेज इन रियल। क्या बोला? वाइएबल इज नॉलेज इन रियल। ये इन है, इन रियल। साथ में इन्होंने वाइएबल शब्द तो दिया ही, साथ में इन्होंने ट्रिवियल शब्द भी दिया। ट्रिवियल तुच्छ निर्मितवाद को कहते हैं, सतह निर्मितवाद को कहते हैं। तो ये कहते हैं उस जमाने में जो निर्मितवाद की अवधारणा चल रही थी कि ये तो वास्तव में सतही निर्मितवाद है। निर्मितवाद असली तो रूट है नॉलेज की, वो पकड़नी है हमको, और रूट वही है जो बच्चा खुद अनुभव से सीखता है। इसलिए दूसरों के निर्मितवाद की आलोचना में उन्होंने एक शब्द काम में लिया था, ट्रिवियल। पर परीक्षा में ट्रिवियल शब्द से भी ग्लेसरफेल्ड को हम जोड़ सकते हैं, वाइएबल से भी जोड़ सकते हैं, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के तो ये जनक खैर है ही। ओके अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे मैं बढ़ूं, आपको उससे पहले जेरोम ब्रूनर के बारे में भी बताना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। जेरोम एस ब्रूनर कमाल के इंसान थे, जिनके 3 स्टेटमेंट तो अक्सर हम आपको बताते हैं कि कोई भी बात किसी भी बालक को कभी भी सिखाई जा सकती है। जेरोम एस ब्रूनर वास्तविक रूप से बहुत से लोग शिक्षा में निर्मितवाद के प्रयोग का श्रेय भी जेरोम एस ब्रूनर को ही देते हैं। तो जेरोम एस ब्रूनर भी यूएस के थे। इनके 3-4 माइलस्टोन हैं जो बड़े गजब के हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेरोम एस ब्रूनर शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद को लागू करने के लिए जाने जाते हैं। यूएसए के हैं। जेरोम एस ब्रूनर की सबसे पहले एक बुक आई थी 1956 में, जिसका नाम था ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। उसके बाद इनकी दूसरी बुक आई थी 1966 में, जिसका नाम था 1960 में, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 1960 में जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और फिर इनकी तीसरी बुक आई थी टुवार्ड्स थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो 1966 में आई थी। ठीक है। फिर इन्होंने एक नैरेटिव वाले थॉट की बात भी करी थी 1986 में। तो इनकी महत्वपूर्ण ये क्रोनोलॉजी है जिनके बारे में आपको कोई बात पूछी जा सकती है। कमाल की बातें हैं जेरोम एस ब्रूनर की, क्या क्या हैं तो देखो। सबसे पहले ब्रूनर शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद को लागू करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद लागू करने का श्रेय
तो तीनों का नाम भी आएगा, पियाजे, जॉन डीवी और ब्रूनर का, और अकेले ब्रूनर भी इस मामले में प्रसिद्ध हैं। इसी बात के आधार पर इनको आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इनको आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर चीजें पियाजे की फॉलो करी, तो आधुनिक संज्ञानवादी भी इनको कहते हैं। पर पियाजे ब्रूनर में भी फर्क था। क्या फर्क था? ब्रूनर वाइगोत्स्की के समान भाषा, संस्कृति, कल्चर को भी महत्वपूर्ण मानते थे। तभी तो बोला ना, बालक नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृति युक्त मानव है। वाइगोत्स्की से भी इनकी बातें मैच होती हैं और पियाजे से भी मैच होती हैं। इन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी, उनमें 3-4 अलग अलग बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए वो जरूरी है, तो वो बुक्स के साथ हम इनका देख सकते हैं। तो पहली इनकी बुक थी, इनकी किताबें बुक्स, और बुक्स के साथ इनका कंट्रीब्यूशन भी है। तो पहली इनकी जो बुक आई थी उसका नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पहली बुक, दूसरी बुक और तीसरी बुक। पहली है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। ये इनकी पहली बुक थी जो 1960 में आई थी, सॉरी 1956 में आई थी, 1956। उनकी दूसरी बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये 60 में आई थी। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये बुक इनकी आई थी 1960 में। और फिर तीसरी इनकी बुक आई थी टुवार्ड्स थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, टुवार्ड्स द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1966 में आई थी। महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली जो बुक इनकी आई थी स्टडी ऑफ थिंकिंग, इसमें उन्होंने टीचिंग मॉडल दिया था, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसलिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इस बुक की खास बात थी। इसमें उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, संप्रत्यय निर्माण, आगमनात्मक चिंतन पर आधारित। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, CAM के नाम से जो मशहूर है। इस बार आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में डायरेक्ट CAM के बारे में नहीं दिया, 4 ही मॉडल बताए हैं, पर कोई बात आएगी। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन दिया इन्होंने ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956 में सबसे पहले। फिर उनकी दूसरी जो बुक आई 1960 में द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसमें उन्होंने एक कमाल की चीज दी है, और वो क्या थी बच्चों? वो थी स्पाइरल करिकुलम, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, स्पाइरल करिकुलम, जिसके लिए ब्रूनर जाने जाते हैं। ये दिया था 1960 वाली अपनी बुक में। और 1966 वाली बुक में इन्होंने 2 कमाल की चीजें दी थी। कितनी दी थी? 2। एक तो दिया था इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग, तो डिस्कवरी लर्निंग के लिए ब्रूनर जाने जाते हैं, डिस्कवरी लर्निंग। और दूसरी चीज इन्होंने दी थी 3 मोड्स, 3 मोड। कौन से 3 मोड? इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, जो विकास की 3 अवस्थाएं भी कहलाती हैं। तो 3 मोड्स दिए इन्होंने, 3 मोड्स। उस जमाने की कोडिंग, ब्रेन की कोडिंग, 3 मोड्स ऑफ लर्निंग। और 3 मोड्स ऑफ लर्निंग कौन से हैं? इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इसके अलावा ब्रूनर के योगदान के रूप में हम एक बात करते हैं, नरेटिव थॉट। देखो याद रखना ये बात, 2 चीजें याद रखना, 2 चीजें बताता हूं। नरेटिव थॉट, एक तो होता है पैराडिग्म, आपने नाम सुना होगा पैराडिग्म, एक होता है नरेटिव। पैराडिग्म का मतलब होता है तर्क, दिमाग लगाना, सबूत, प्रूफ, लॉजिक। जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन याद है ना आपको? लॉजिक, तर्क, दिमाग लगाना, विज्ञान वाली चीजें, विज्ञान की तरह सोचना, ये होता है पैराडिग्म। क्या होता है? पैराडिग्म। तो सब पैराडिग्म से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तर्क के साथ पढ़ाएंगे साहब। दूसरा होता है नरेटिव। नरेटिव क्या होता है? नरेटिव में भावना होती है, इरादा होता है, इसको बोलते हैं कहानी वाला तरीका। तो
ब्रूनर पैराडिग्म के साथ साथ कहानी वाले तरीके को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये कहते हैं कि आप बच्चों को नैरेटिव से पढ़ाओ। कहते हैं ना, आप कई बार सुनते हैं ना हम बहस उस पे आज तक पे, जैसे अब ये नैरेटिव सेट कर दिया समाजवादी पार्टी ने, ये तो इनका नैरेटिव सेट है कांग्रेस वालों का। नैरेटिव सेट मतलब कहानी बना दी कोई, तो कहानी बना के पढ़ाओगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा ब्रूनर बोलते हैं। तो ब्रूनर ने किसको महत्वपूर्ण माना? नैरेटिव थॉट को। वो कहते हैं कि इतिहास तारीखों से मत पढ़ाओ, इतिहास कहानियों से पढ़ाओ। कितनी बड़ी बात बोली। एक एनालिटिकल थिंकिंग और इंट्यूटिव थिंकिंग या इंट्यूसिव थिंकिंग, विश्लेषणात्मक चिंतन और अंतर्दर्शी चिंतन। ब्रूनर कहते हैं कि अब तक जो पढ़ाया जा रहा है उसमें विश्लेषणात्मक चिंतन की बात की जा रही है, जबकि अंतर्दर्शी चिंतन भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन को भी महत्वपूर्ण माना और नैरेटिव को भी पैराडिग्म से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। पैराडिग्म है विज्ञान वाली सोच, तर्क वाली सोच, और नैरेटिव है कहानी वाली सोच, भावना वाली सोच, इरादों वाली सोच। ये दो भी चीजें महत्वपूर्ण है, एक्स्ट्रा आप लिख लेना। ब्रूनर की दो इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर ब्रूनर ने क्या दिया, फोकस किया। किसको महत्वपूर्ण माना उन्होंने? ब्रूनर ने महत्वपूर्ण माना किसे? दो चीजों को। एक तो अंतःदर्शी चिंतन, अंतःदर्शी चिंतन, इंट्यूटिव थिंकिंग, याद है ना आपको? पियाजे में हमने आपको बताया था इंट्यूटिव थिंकिंग। और दूसरा ब्रूनर ने महत्वपूर्ण माना नैरेटिव। नैरेटिव याद रखना, नैरेटिव विश्लेषण, नैरेटिव थॉट, नैरेटिव चिंतन। नैरेटिव चिंतन क्या होता है? कहानी वाला। ये भी परीक्षा में कहेंगे, आपको पूछा जाए तो याद रखना। तो जेरोम एस ब्रूनर की तीन किताबें जरूर याद रखना। 1956 में ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, 60 में द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और 1966 में द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। 86 में उन्होंने नैरेटिव वाली बात करी थी। 86 में क्या बात करी थी? नैरेटिव वाली बात करी थी, नैरेटिव सोच की बात करी थी। ओके, अब ये जो स्टडी ऑफ थिंकिंग है इसमें उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन पर जो आधारित था वो CAM। तो ब्रूनर आगमनात्मक चिंतन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? ये अंतर्दर्शी चिंतन, नैरेटिव चिंतन, साथ में आगमनात्मक चिंतन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में उन्होंने स्पाइरल करिकुलम दिया। स्पाइरल करिकुलम मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रूनर जब पढ़ाया था तो याद होगा। यानी कि कहते हैं किसी भी बालक को कोई भी बात कभी भी सिखाई जा सकती है। ये यहाँ पे पियाजे के खिलाफ है, क्योंकि पियाजे जैविक परिपक्वता की बात करते हैं कि जब तक बालक बायोलॉजिकल रूप से रेडी नहीं होता तब तक उसको आप कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते। छोटा है तो वो अमूर्त चिंतन वाली स्टेज की बातें नहीं सीख पाएगा। ब्रूनर कहते हैं उसको सिखा देंगे, किसी भी एज में सीख सकता है, बस उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, वास्तविक रूप में ज्ञान होना चाहिए। कैसे? वो कहते हैं कि जब आप उस लेवल पे वो है तो उस लेवल पे आप बच्चे को बस छोटी सी बात बताओ, हल्की सी, गहराई में मत ले जाओ। फिर अगले स्टेज पे वही बात वापस बताओ गहराई से, फिर और गहराई से बताओ। तो इस तरह से गहराई से बातें बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, सेल कोशिका के बारे में चौथी क्लास में बच्चे को बता दो हल्का सा, फिर छठी क्लास में कोशिका के बारे में और डीपली बताओ, फिर सेकेंडरी लेवल पे और डीपली ले जाओ, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे और डीप ले जाओ। तो इस तरह से जो करिकुलम बनता है उसको बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। तो ये ब्रूनर ने बताया। स्पाइरल करिकुलम के साथ ब्रूनर का वो स्टेटमेंट आप हमेशा जोड़ के रखना, किसी भी बालक को कोई भी बात किसी भी उम्र में सिखाई जा सकती है। फिर द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहां इन्होंने स्कैफोल्डिंग दिया और कुछ और बातें बताई क्लासरूम वाली, ठीक है। और साथ में डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा खुद अन्वेषण करके सीखेगा, खोज द्वारा सीखेगा। तो डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो भी ब्रूनर का नाम आएगा, ठीक है। और तीन मोड्स इन्होंने बताए, ये भी यहां भी ये पियाजे से थोड़ा डिफर है और सिमिलर भी है। 3 मोड्स, इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। इनेक्टिव वो है जिसमें हम कोई काम करके सीखते हैं, आइकोनिक है जिसमें देखकर सीखते हैं, और सिंबॉलिक शब्दों से सीखते हैं। पियाजे ने बोला था कि संज्ञानात्मक विकास असतत होता है, प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल आती है, सबसे पहले सेंसरी मोटर आती है। तो पहली स्टेज में जो बातें बच्चे ने सीखी, अगली स्टेज में उनसे कोई संबंध नहीं है, नई बातें सीखेगा। अगली स्टेज में जो बातें सीखी उससे अगली स्टेज में कोई संबंध नहीं है, नई बातें सीखेगा। ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं थी।
जिनको उन्होंने असतत माना। ब्रूनर कहते हैं नहीं, तीनों मोड साथ साथ चलते हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये तीनों ही साथ साथ चलते हैं। इस मामले में पियाजे से वो अलग थे। तभी तो आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो तो कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में जो अवस्थाएं हैं वो सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी, ए सीढ़ी पे पांव रखा, फिर आपने अगले पायदान पे पांव रखा तो नीचे वाला तो गया, उससे अभी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों पिलर पे खड़ी है, दोनों तरफ बांस है ना सीढ़ी के, उन पे खड़ी है। नीचे वाले पायदान का भी रोल नहीं है, अगर कोई उसको हटा दे तो भी आप ऊपर वाले पायदान पे चले गए। लेकिन ब्रूनर का जो स्पाइरल करिकुलम वाला थॉट है, 3 मोड्स वाला थॉट है, वो ये कहता है प्याज के छिलके की तरह है तीनों मोड, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनेक्टिव, तीनों प्याज के छिलके की तरह है, एक के बाद दूसरा आता है पर तीनों साथ भी चलते हैं। ये ब्रूनर की महत्वपूर्ण बात समझ में आई आपको? अब एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है दरअसल स्कैफोल्डिंग की कहानी, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की कहानी के बिना हम निर्मितवाद पे आगे नहीं चलेंगे। स्कैफोल्डिंग की कहानी क्या है बच्चों? स्कैफोल्डिंग इसको हिंदी में मचान भी कह देते हैं, ढांचा भी कह देते हैं, पाड़ भी कह देते हैं, या और कोई नाम भी आ सकता है। आपको याद रखना है स्कैफोल्डिंग इंग्लिश वाला, परीक्षा में भी आपको ऐसे ही लिखा मिलता है, स्कैफोल्डिंग। वास्तव में स्कैफोल्डिंग क्या है तो हम सब जानते हैं, सीखने में अथवा विकास में, सीखने में अथवा विकास में, बालक के विकास में वयस्कों द्वारा, दूसरों द्वारा, एमक्यू द्वारा, वयस्कों द्वारा दिया जाने वाला, वयस्कों द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग या दी जाने वाली अस्थायी सहायता, इसके फोल्डिंग होती है, ठीक है ना? जब वो सीख लेगा तो फिर हम ये सहयोग हटा लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा जल्दी सीखता है, खुद सीखता है, ओके, लेकिन दूसरे उसको सहयोग दे दे क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो बच्चा जल्दी सीख लेगा। ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंस है, टेम्परेरी हेल्प है, ओके। पर अब स्कैफोल्डिंग दिया किसने? तो दरअसल स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है वाइगोत्स्की ने, पर स्कैफोल्डिंग शब्द नहीं दिया वाइगोत्स्की ने, शब्द दिया ब्रूनर ने। तो फिर लोग कहते हैं साहब वाइगोत्स्की ने दिया तो पहले फिर ब्रूनर ने शब्द दे दिया। ब्रूनर की चीजें तो आती हैं आपकी 66-60, यहाँ पे वाइगोत्स्की तो रशिया में थे तो 34 में तो वो चले गए थे। फिर उनकी बातें 70-80 के दशक में सामने आई थी, तो फिर ये खेल समझ नहीं आया। तो ये खेल क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं। दरअसल वाइगोत्स्की ने 2 किताबें उनकी बड़ी मशहूर थी जिसमें उन्होंने जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दिया था। दरअसल वाइगोत्स्की ने जेडपीडी नाम दिया था, स्कैफोल्डिंग नाम दिया ही नहीं था, कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग का दिया था। ब्रूनर ने वाइगोत्स्की के इस कॉन्सेप्ट को खुद पढ़ा, उनके बच्चों के साथ रशिया गए ब्रूनर और जाना कि ये क्या है। फिर उन्होंने वाइगोत्स्की के इस जेडपीडी वाले चीज को नाम दे दिया इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। तो नाम दिया था ब्रूनर ने, कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने सबसे पहले क्या किया मैं आपको बताऊं। 1934 में, यानी 1934 से ही जानेंगे जब वो चले गए थे, तो 1934 में वाइगोत्स्की की 2 किताबें आई थी। 1934 में वाइगोत्स्की की पुस्तकें, कौन सी 2 किताबें थी? एक तो थॉट एंड लैंग्वेज, याद रखना बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। एक तो थॉट एंड लैंग्वेज और दूसरी उनकी बुक थी माइंड इन सोसाइटी, माइंड इन सोसाइटी। वाइगोत्स्की की 2 किताबें आई थी, एक थॉट एंड लैंग्वेज, एक माइंड इन सोसाइटी। याद रखना, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड ये पियाजे की बुक है, पर थॉट एंड लैंग्वेज ये वाइगोत्स्की की बुक है, और माइंड इन सोसाइटी भी वाइगोत्स्की की बुक है। और इन किताबों में वाइगोत्स्की ने एक कमाल की चीज दी थी, और वो कमाल की चीज थी जेडपीडी। क्या थी? जेडपीडी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जिसमें वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा अकेले कोई काम करता है, सीखता है, ओके,
लेकिन अगर उसको कोई दूसरा सहयोग दे दे तो वो उस काम को सीखता है। वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा सर्कल है जिसमें वो सीखता है। पर एक बालक में संभावनाएं तो हैं सीखने की, पर जब तक दूसरों की सहायता नहीं मिलती वो संभावनाओं के उस उरूज पे नहीं पहुंच सकता। तो जो दूसरों की सहायता से पहुंच बालक सीखता है उसको उन्होंने नाम दिया ऑप्टिमल डेवलपमेंट या ऑप्टिमल लर्निंग लेवल। और खुद बच्चा अपने आप ही करता है उसको बोला एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी बच्चा खुद कोई काम करे और दूसरों की सहायता से कोई काम करे, इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को उन्होंने नाम दिया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। ये बात वाइगोत्स्की ने कह दी, इसके फोल्डिंग नाम नहीं दिया। अब क्या होता है, वाइगोत्स्की की जो बुक है वो थी रशियन लैंग्वेज में। किसमें थी? रशियन लैंग्वेज में थी। और उस जमाने में आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उस जमाने में रशिया में स्टालिन का शासन था, स्टालिन। तो स्टालिन ने, अब कोई भी नई बात आती है, मैंने आपको बताया ना, कोपरनिक्स ने बोला धरती सूरज के चारों चक्कर लगाती है, तो फतवे जारी हो गए। न्यूटन ने बोला धरती हर चीज को खींचती है, तो उनके लिए फरमान जारी हो गए मौत के कि ये क्या बोल रहे हो तुम। वैसे ही वाइगोत्स्की पे भी बैन लगा दिया। किसने? स्टालिन ने। रूस का जो जार था ना स्टालिन, उसने बैन लगा दिया, वाइगोत्स्की की चीजों को जब्त कर दो, कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन कमाल की चीजें छुपती कहाँ है। फिर वो चीजें लीक हुई और 1962 में पहली बार वाइगोत्स्की की बुक थॉट एंड लैंग्वेज का इंग्लिश में तर्जुमा हुआ। और यह तर्जुमा करने का काम किया ब्रूनर ने। तो ब्रूनर ने जब इंग्लिश में तर्जुमा किया तो वो रसिया भी गए, मॉस्को गए, वहां पे जहां पे वाइगोत्स्की के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि वो पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लास तो चालू ही थी, ऑनलाइन बैन कर दिया। तो ऑफलाइन क्लास में गए ब्रूनर, और वहां पे उन्होंने जाना कि वास्तव में ये क्या चीज है यार। ओके, दूसरों के सहयोग से सीखना। तो वाइगोत्स्की ने, सॉरी, ब्रूनर ने इस बात को जाना, और ब्रूनर ने 1962 में वाइगोत्स्की की थॉट एंड लैंग्वेज वाली बुक का इंग्लिश में तर्जुमा किया। ओके, उसके बाद जब तर्जुमा किया तो वाइगोत्स्की को पता लग गया कि साहब ये क्या चीज होती है। ठीक है ना, दूसरे दूसरे जो सहायता देते हैं उसको जेडपीडी कहते हैं। ओके, वाइगोत्स्की ने बोला है। फिर ब्रूनर ने, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हो गया 1978 में माइंड इन सोसाइटी का। ठीक है, पर वाइगोत्स्की, ब्रूनर तब तक वाइगोत्स्की की चीजों को समझ चुके थे। तो ब्रूनर के दिमाग में एक बात आई, यार ठीक है, दूसरों के सहयोग से बच्चा जल्दी सीखता है, अगला लेवल अचीव कर लेता है, लेकिन जो ऐसा जब बच्चा करता है तो दूसरे उसको कोई सहायता करते हैं ना, आखिर इस जो सहायता दी जाती है इसको क्या बोलें। तो उन्होंने नाम दे दिया इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। लेकिन ये नाम दिया 1976 में। कब दिया? 1976 में। और दो लोग उनके साथ और थे, एक वुड, दूसरा रोस, डेविड वुड और गेल रोस। तो ये स्कैफोल्डिंग की कहानी है जो महत्वपूर्ण है, आपको जानना है। दो पुस्तकें आ गई, ठीक है। फिर अगली घटना क्या होती है? अगली घटना होती है 1962। 1962 में हुआ अंग्रेजी अनुवाद। 1962 में क्या हुआ? थॉट एंड लैंग्वेज का अनुवाद। मैं बताता हूं आपको पूरा, ठीक है, टाइमलाइन बताता हूं, टाइमलाइन बताता हूं। चलिए, ये काम हो गया। फिर 1962 में थॉट एंड लैंग्वेज, थॉट एंड लैंग्वेज का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद। और इसकी प्रस्तावना लिखने का काम किया था ब्रूनर ने। एक तरीके से यह अनुवाद करने का काम किया था ब्रूनर ने, अमेरिका में। ओके, 1978 में ये ब्रूनर ने नहीं किया, पर यह हुआ था माइंड इन सोसाइटी। माइंड इन सोसाइटी जो दूसरी बुक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद इंग्लिश में। दो काम हो गए। अब ब्रूनर ने, चूंकि वहां पे वाइगोत्स्की के बच्चों के साथ वो गए, उनकी जो स्कूलें ही थी उसमें वो गए, तो जान लिया उन्होंने जेडपीडी क्या होता है। ठीक है, तो फिर जानने के बाद उन्होंने जेडपीडी में जो सहायता दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया। तो ये पहली बार तो ब्रूनर ने दिया, पर वास्तव में स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट तो किसने दे दिया था? वाइगोत्स्की ने दे दिया था। इसलिए परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि साहब स्कैफोल्डिंग का संबंध किससे है, या स्कैफोल्डिंग का संप्रदाय
किसने दिया? ऑप्शंस में ब्रूनर है ही नहीं, वाइगोत्स्की हैं, तो उसको हम राइट करके आएंगे। ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग शब्द पहली बार किसने दिया, ऐसा भी परीक्षा में आया है, तो ब्रूनर करेंगे, भले ही साथ में वाइगोत्स्की ऑप्शंस में आपको मिले, ये जरूर ध्यान रखना। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट, और ये घटना है इंपॉर्टेंट 1976 की, 1976। और 1976 में 3 लोग थे, जेरोम ब्रूनर, दूसरे थे आपके डेविड वुड, तथा गेल, क्रिस गेल नहीं है, गेल रोस ने पहली बार स्कैफोल्डिंग शब्द दिया, पहली बार स्कैफोल्डिंग शब्द दिया। उन्होंने शब्द दिया था इंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग। कब दिया था? 1976 में। ये बात समझ में आई आपको? ओके। इसका नरेटिव वाली बात ब्रूनर ने दी है, स्पाइरल करिकुलम दी है, डिस्कवरी लर्निंग दी है। यहां 2 बातें मैं आपको और बता दूं। एक तो ब्रूनर और पियाजे की तुलना करें, तो ब्रूनर ने पियाजे को अडॉप्ट किया, बहुत सी बातें मानी। क्या अंतर था मैंने आपको बताया। एक ब्रूनर और वाइगोत्स्की की तुलना करें, या फिर पियाजे और वाइगोत्स्की की तुलना करें, तो इस पर भी कोई बात आ सकती है। तो सिंपल, ब्रूनर ने वाइगोत्स्की की समाज, संस्कृति और भाषा वाली बात को माना, पियाजे भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो एक अलग टॉपिक है, भाषा विकास, जो मैं करवा चुका हूं आपको। तो ब्रूनर वाइगोत्स्की की इन बातों को मानते हैं, समाज संस्कृति वाली बातों को, और पियाजे ब्रूनर और वाइगोत्स्की दोनों को ही, इस बात, दोनों की ही बातों को नहीं मानते। दूसरी बात, एक टर्म आती है कि सीखना, जैसे भाषा और चिंतन में हम पढ़ते हैं ना, भाषा और थॉट एंड लैंग्वेज, तो यहाँ वाइगोत्स्की और पियाजे की तुलना होती है। क्या तुलना होती है? पियाजे कहते हैं, ध्यान देना, शब्द वाइगोत्स्की वाली बुक में थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आता है। और पियाजे वाली बुक में लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, वहां लैंग्वेज शब्द पहले आता है, लेकिन खेल उल्टा है। जैसे आपको पता है वो फ्लिप्ड क्लासरूम की बात हमने आपको बताई थी, कि घर पे तो थ्योरी पढ़ाते हैं और स्कूल में होमवर्क कराते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम में, ब्लेंडेड क्लासरूम वाली बात बताई थी ना। तो वैसे क्या होता है, वैसे ही पियाजे तो कहते हैं कि विचार पहले आता है, इसका मतलब विकास पहले होता है, भाषा बाद में आती है। तो पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट लीड्स टू लैंग्वेज, वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, भाषा पहले आती है और भाषा से ही विचार उत्पन्न होता है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज लीड्स टू डेवलपमेंट। अब यहां कई बार क्या होता है, लर्निंग शब्द को भी जोड़ देते हैं, यानी सीखना पहले होता है कि विकास पहले होता है, ये भी आता है। सीखना पहले कि विकास पहले, तो पियाजे तो बोलेंगे विकास पहले उसके बाद सीखना, वाइगोत्स्की कहेंगे सीखना पहले और सीखने से ही विकास। ये भी बड़ी कमाल की बात है, ठीक है ना। तो ये बात नोट करके आप लिख लो, नोट, पियाजे, वाइगोत्स्की। क्या बोलते हैं भाई साहब? पियाजे कहते हैं एक तो विचार या चिंतन पहले, भाषा बाद में। ये कहते हैं भाषा पहले, चिंतन या विचार बाद में। दूसरी बात, सीखने की बात करें अपन, तो पियाजे कहते हैं विकास पहले, सीखना बाद में। ये कहते हैं सीखना पहले, क्योंकि सीखने से ही विकास होता है। यहां भी कहते हैं भाषा से ही विचार उत्पन्न होता है, सीखने से ही विकास होता है। ये कहते हैं
डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, और ये कहते हैं लर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। बात समझ आई? ब्रूनर और पियाजे की तुलना करें तो वो बात ध्यान रखना कि ब्रूनर पियाजे विकास को असतत मानते हैं, ब्रूनर सतत मानते हैं। पियाजे कहते हैं कि अवस्थाओं के आने पर ही सिखाया जा सकता है, ब्रूनर कहते हैं कभी भी सिखा सकते हैं। ब्रूनर क्या बोलते हैं? कभी भी सिखा सकते हैं। तो पियाजे बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को महत्वपूर्ण मानते हैं और ब्रूनर बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को महत्वपूर्ण नहीं मानते। बाकी इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक में आपको खूब बता चुका हूं। अब अगली बेहद खास और महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद करी, हालांकि इस जद्दोजहद में मैं आपको, है ना, ब्रूनर वाइगोत्स्की, वॉन ग्लेसियरफील्ड की ऐसी ऐसी बातें बता चुका हूं जो परीक्षा में बहुत ही काम आने वाली है। अब दो महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। निर्मितवाद या रचनावादी अधिगम की विशेषताएं, इसमें से आपको ऑप्शंस में प्रश्न मिलेगा। विशेषताएं, मुख्य सिद्धांत, मुख्य नियम, कोर प्रिंसिपल्स, किसके? ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ये बहुत काम का है। की फैक्टर्स क्या हैं इसमें, क्या क्या मुख्य बातें, ये आपको परीक्षा में मिलेगी। तो सबसे पहली मुख्य बात है, नॉलेज इज क्रिएटेड नॉट ट्रांसमिटेड, यानी ज्ञान का निर्माण होता है, हस्तांतरण नहीं। तो पहली महत्वपूर्ण बात, ज्ञान का निर्माण होता है। ये दरअसल सभी लोगों का सार है, ठीक है ना। निर्मितवाद में जिन जिन लोगों ने काम किया, मैंने जो आपको बताया, तो ज्ञान का निर्माण होता है, हस्तांतरण नहीं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। व्यवहारवादी कहते हैं ना कि साहब ज्ञान बाहर है, गुरुजी ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। संरचनावादी इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान का तो निर्माण ही संभव है, इसका हस्तांतरण संभव नहीं है। और निर्माण कहाँ होता है? बालक के खुद के मन में। तो बालक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है साहब? तो जवाब है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके प्राप्त करता है। इसका मतलब खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए बालक का ज्ञान के निर्माण में सक्रिय योगदान है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना, ज्ञान का निर्माण बोले या सीखना बोले एक ही बात है ना। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया, यानी लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस नॉट पैसिव। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि बालक खुद करके सीखता है। तो सीखना क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब बालक निष्क्रिय होता है कि सक्रिय? जवाब है सक्रिय। ये दूसरी बात, निर्माण होता है, बालक सक्रिय होता है। क्यों होता है सक्रिय? क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग होता है, खुद करके सीखता है। बात समझ में आई? तीसरी विशेषता, निर्मितवाद कहता है कि ज्ञान का निर्माण जब हो तो उसमें प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। प्रायर नॉलेज शेप्स लर्निंग, प्रायर नॉलेज शेप्स लर्निंग, यानी सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सीखना
पूर्व ज्ञान पर आधारित है। प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि उसी के आधार पर ज्ञान का निर्माण होता है। पहली बात, ज्ञान का निर्माण होता है, हस्तांतरण नहीं। दूसरी बात, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, बालक सक्रिय होता है, पैसिव लर्नर नहीं, एक्टिव लर्नर होता है। तीसरी बात, प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही शेप करता है न्यू नॉलेज को। और चौथी बात क्या है? चौथी बात, हर एक बात बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण। और बच्चों, चौथी बात है, निर्मितवाद की अवधारणाएं सबकी मिलीजुली बातों को लेके बनाते हैं हम, इसलिए सीखना अकेले संभव नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर इंटरेक्शन से सीखते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात है, लर्निंग इज सोशल इंटरेक्शन या कोलेबोरेशनल। तो सीखना सामाजिक अंतरक्रिया, सीखना सामाजिक अंतरक्रिया से ही संभव है, ऐसा बोलता है निर्मितवाद। ये निर्मितवाद की मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, कोर प्रिंसिपल हैं। सीखना सामाजिक अंतरक्रिया से ही संभव है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी दूसरों के साथ परिचर्चा करके छोटे छोटे समूह बना के बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, इंटरेक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम एक पॉइंट के रूप में क्या बोलते हैं? कोलेबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं, कोलेबोरेशन बोलते हैं। तो कोलेबोरेशन जरूरी है। लर्निंग इज कोलेबोरेटिव, ये किसने बोला? संरचनावादियों ने बोला। पहली बात, निर्माण होता है। दूसरी बात, एक्टिव। तीसरी बात, प्रायर नॉलेज। चौथी बात, सोशल इंटरेक्शन। चारों बातें बहुत खास निर्मितवाद की, इन्हीं पे प्रश्न आता है। पांचवी बात, लर्निंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी सीखना अकेले में संभव नहीं है, सबके साथ अंतरक्रिया से संभव है। साथ में कौन से संदर्भ में ये बात बोली गई है वो इंपॉर्टेंट है। तो सीखना संदर्भ पर आधारित है, सीखना संदर्भ पर आधारित है, यानी लर्निंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। सीखना संदर्भों से होता है, होता ही है। आपको एक शब्द हम बोलते हैं तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग देता है। वैसे सीखना क्या है? संदर्भ पर आधारित है। बहुत बड़ी बात है। अगली विशेषता, निर्मितवाद की मान्यता है कि छात्र क्या है? छात्र है अन्वेषक, रिसर्चर, ज्ञान का निर्माण करने वाला, इन्वेस्टिगेटर। और शिक्षक क्या है? शिक्षक है सुविधा प्रदाता, सरल करने वाला, सरलीकर्ता, गाइडेंस देने वाला, सहयोगी। स्पीड लो। ओहो, ओके। लेकिन इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, फैसिलिटेटर। क्या नाम याद रखेंगे? फैसिलिटेटर। ये टीचर के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं कि निर्मितवाद कहता है कि अनुभव और आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है, रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन मतलब खुद ही जो किया ना उसके बारे में हम सोचेंगे। तो एक वैल्यूइंग एरर्स है। एक है निर्मितवाद की अवधारणा है कि गलतियां महत्वपूर्ण हैं। गलतियां क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। गलतियां महत्वपूर्ण है। गलतियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि गलतियां बताती हैं कि बालक सोचता है। ये बड़ी शानदार बात वॉन ग्लेजरफेल्ड ने बोली है। वॉन ग्लेजरफेल्ड ने बोला कि बच्चा गलती करता है, इसका मतलब वो सोच रहा है, इसका मतलब वो सीख रहा है। वॉन ग्लेजरफेल्ड। इसी तरह से कुछ और भी बातें हैं
जिनको हम बोल सकते हैं कि साहब निर्विवाद में महत्वपूर्ण है, जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है ना, इंक्वायरी, कुछ मेथड्स हैं इसके, इंक्वायरी, फील्ड ट्रिप, इंक्वायरी, फील्ड ट्रिप, एक्सपेरिमेंट, कुल मिला के इन सब में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर इसको लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। तो ये भी निर्मितवाद की एक खास अवधारणा है जिसको हमने किया। ओके, और अब बच्चों आखिरी बात, और लास्ट बात क्या है, नेक्स्ट लास्ट बात अपनी रहेगी रोजर बायबी। मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी फाइनली रोजर बायबी का निर्मितवाद, रोजर बायबी का निर्मितवाद, और रोजर बायबी का निर्मितवाद है वो प्रसिद्ध है 5E मॉडल से। 5E मॉडल, 5E मॉडल में आपको इनकी सीक्वेंस जरूर याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में सीक्वेंस पे ही प्रश्न पूछे गए हैं और सीक्वेंस पे ही प्रश्न पूछेंगे आपको। सीक्वेंस क्या है, 5E, 5E बहुत बार बता चुका हूं। पहला है इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा इलेबोरेट, पांचवा इवेल्युएट। इंगेज क्या है, इंगेज सबसे पहले बच्चों को चौंका दो, कुछ भी टीचर लिख देगा, आज जो पढ़ेंगे ना उसको बोर्ड पे आके लिख देगा, तो बच्चे चौंक जाएंगे, वीडियो दिखा दो, उत्सुकता जागृत होगी, अरे ये कैसे हुआ। फिर एक्सप्लोर में फिर आप बच्चों को जवाब मत दो, बस उनको मटेरियल दो, तो बच्चे खुद ही देखेंगे, डेटा को लेंगे, छूकर देखेंगे, या फिर आपस में कुछ और ऐसे एग्जाम्पल देंगे, चर्चा करेंगे। फिर एक्सप्लेन 3 नंबर पे, यहाँ पे टीचर और पीयर्स मिलके कंक्लूजन, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और फिर 4 में इसका इलोबोरेट, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से जोड़ेंगे। और 5 में इवेल्युएशन करेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है, पीयर असेसमेंट भी होता है, सेल्फ असेसमेंट भी होता है, टीचर असेसमेंट भी होता है। तो रोजर बायबी का 5E मॉडल ये उन्होंने दिया था 1987 में, 1987 में, और इसमें उन्होंने 5E के 5 स्टेप बताए थे, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है इंगेज, एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लेन, चौथा है इलेबोरेट, ये क्रम जरूर याद रखना, और पांचवा है इवेल्युएट। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंगेज है संलग्न, हिंदी में संलग्न, सबसे पहले आप बच्चों को उस टॉपिक से जोड़ दो। फिर है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर को बोलते हैं एक तरीके से खोज, खोजना, बच्चे खुद ही खोज करेंगे, यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करके, ठीक है ना। और फिर एक्सप्लेन है व्याख्या, समझाना, यहाँ व्याख्या है, यहाँ निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, बच्चे समझ जाएंगे, उनको समझा देंगे। और फिर 4 नंबर पे आएगा इलेबोरेट, इलेबोरेट है विस्तार करना, विस्तारण, विस्तार करना। और 5वां है इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब है मूल्यांकन। एक छोटी सी बात और सुन लो, परीक्षा में इस पे बहुत प्रश्न आए कि इलेबोरेट का मतलब क्या होता है। तो इलेबोरेट का मतलब होता है वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल लो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में जोड़ के देखो जो सीख गए। रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल में जोड़ के कब देखेंगे, जब हम सीख गए, यहीं पे सीख गए थे हम, यहाँ पे निष्कर्ष आ गया, कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन, कंक्लूजन किसने निकाला, बच्चों ने खुद ही निकाला, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलके खुद ही इन्वेस्टिगेट किया ना। यहां प्रस्तावना है, फोकस है, प्रायर नॉलेज से जोड़ा है, प्रायर नॉलेज को बेस बनाओ, को बेस बना के जोड़ो, ठीक है। यहां बच्चों ने उसमें रुचि ली, इसलिए उसके जैसी और बातें लिखी। और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद ही अपना असेसमेंट करेगा। पीयर्स असेसमेंट, जब उसके साथी उसका असेसमेंट करेंगे। और टीचर्स असेसमेंट, जब गुरुजी असेसमेंट करेंगे। तो रोजर बायबी का ये मॉडल निर्मितवाद का एक प्रतिनिधि मॉडल है, जिसमें 5 स्टेप बताए गए हैं। 5E से प्रसिद्ध है, पहला ई इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा इलेबोरेट, और 5वां इवेल्युएट। ये 5 स्टेप क्रम से आप याद रखना, हर बार परीक्षा में आते हैं। और इलेबोरेट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ये बहुत बार पूछा गया है। थैंक यू।